हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले पढ़े थे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाला जाता था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दिया होगा तो ये ग्राफ का जो टाइम में हम रेट निकालना चाहेंगे एट पर्टिकुलर दैट टाइम, उस इंस्टेंट में जो हम रेट निकालते थे तब क्या किया जाता है, ये ग्राफ के ऊपर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया जाता था। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप देता था हमें इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमेशा तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना और उस जो कर्व है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट का स्लोप निकालना, ऐसा इतना झंझट करके सॉल्व करना क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देन अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था उसका हम इंटीग्रेशन करके कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन कंसेंट्रेशन टाइम एंड रेट कांस्टेंट। इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था उसको इंटीग्रेट करके, सो दैट क्या होगा, वो रिलेशनशिप जैसे डिराइव हो जाएगा। उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल कैसा भी आए, कोई भी मोमेंट में भी अगर टाइम दिया जाए तो हम इजीली सारा डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ग्राफ ड्रॉ करके और इतना झंझट लेने का कोई भी जरूरी नहीं है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो हम सबसे पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो एक रिएक्शन लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या बना, प्रोडक्ट बना है। आर जो है रिएक्टेंट है, भी प्रोडक्ट है। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़े थे जो रेट होता है, रेट इक्वल टू होगा के इंटू आर की पावर जीरो। क्योंकि ऑर्डर जीरो है इसलिए इसका पावर जीरो आया। तो रेट को जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेट को माइनस डी आर बाय डी टी, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो नेगेटिव साइन क्यों रहा, क्योंकि हम रिएक्टेंट के हिसाब से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के। क्योंकि ये जो आर की पावर जीरो था, जो आर की पावर जीरो था, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। तो इसको अगर हम आगे देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी, और डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आ गया, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी हो गया। तो डी आर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, क्योंकि के कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी रहा। इसको अगर डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, प्लस एनी कांस्टेंट सी। ये जो इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, ये जो सी जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो चलो एज्यूम करते हैं, लेट आर जीरो इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
एट टी इक्वल टू जीरो। जब स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो था तब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज आर नॉट। यहाँ पे आर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है, जो T इक्वल टू जब जीरो होता है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है, आर नॉट। तो ये दोनों ही वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम देखें व्हेन T इक्वल टू जीरो, R इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आर नॉट। इसी को ही मैं लिखा और इनका वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड R इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे हम पुट करेंगे, R का वैल्यू कितना है, आर नॉट है, और T का वैल्यू जीरो। तो T जब जीरो होता है R क्या हो जाता है, आर नॉट। यहाँ से हमने देखे। तो इसको अगर हम पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है, इक्वेशन 1 हमारा ये वाला। इसमें अगर हम पुट करेंगे R इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट हो गया इक्वल टू माइनस के T का वैल्यू तो जीरो लिए है हम, तो प्लस क्या आ गया C। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर नॉट इक्वल टू C आ गया और C का वैल्यू कितना आ गया, आर नॉट। तो हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिए थे वो C का वैल्यू कितना आ गया, आर नॉट आ गया। अब अगर ये C का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर ये C का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, R इक्वल टू माइनस के टी प्लस C की जगह पे क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो हमारा था यहाँ पे R इक्वल टू माइनस के टी प्लस C था, C की जगह हम क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे। तो इसको अगर हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे, के टी अगर ये साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ये जो आ गया ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। तो द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जो भी न्यूमेरिकल आएगा ये इक्वेशन में सॉल्व होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए है हम, आर नॉट इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी टाइम में जो दिया, ये के है रेट कांस्टेंट, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जहां पर भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल आएगा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो हमने यहाँ पे देखे इस इक्वेशन को लेके, जो R इक्वल टू क्या था, माइनस के टी प्लस आर नॉट।
उसी को लेके देखेंगे जो वहाँ पे इक्वेशन था हमारा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसको लेके हम पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखिए, अगर जो स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन पढ़े हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें स्लोप क्या होता है, m होता है, और जो y इंटरसेप्ट है वो c। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन को अगर हमारा ये इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ रहा है, स्लोप इक्वल टू माइनस के, और जो y इंटरसेप्ट है that is equal to r नॉट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और स्लोप क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसका ग्राफ इस तरह से आया। ये डाउनवर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव है। तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये जो y इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू है आर नॉट। आर नॉट जो है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़े। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू माइनस के, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो दूसरा और एक ग्राफ देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू, जो हम पूरा स्टार्टिंग में पूरा लिखे थे यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आर की पावर जीरो। उस रेट को रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू आर की पावर जीरो। तो रेट इक्वल टू जो के इंटू आर की पावर जीरो हो गया, ये तो रेट आ गया, रेट इक्वल टू के, क्योंकि जो आर की पावर जीरो था ये तो कांस्टेंट हो गया, आर की पावर जीरो इक्वल टू वन हो गया, आर की पावर जीरो इक्वल टू वन हो गया। तो जो रेट इक्वल टू के आ गया, तो के एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो रेट क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो रेट क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कंसंट्रेशन पे तो रेट डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व है। तो अकॉर्डिंगली ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर डिराइव करेंगे, तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या याद रखना है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर और के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। ये इक्वेशन आपको ये जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना है, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिमिलरली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। So let us consider a first order reaction.
वह रिएक्टेंट बना है प्रोडक्ट। सो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम ये जानते हैं कि जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर 1। जो फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए ये जो पावर है वो 1 आएगा। तो रेट को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि आर है, आर वाला टर्म को ये साइड में लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू के, ये टाइम है डी टी है उसको उस साइड में ले लेंगे, राइट साइड ले लेंगे, तो ये हो गया के इंटू डी टी। अब ये डी आर बाय आर इक्वल टू हो गया माइनस के डी टी। अब हम इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया डी आर बाय आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। के कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर इक्वल टू माइनस के, ये कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर का वैल्यू होता है लॉन आर, ये माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, प्लस सी, सी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाले थे, सिमिलरली ये रिएक्शन के लिए भी हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू आर नॉट व्हेन टी इक्वल टू 0। जब इनिशियली टी इक्वल टू 0 है उस टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल टू आर नॉट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन टी इक्वल टू 0, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर है इक्वल टू आर नॉट। तो ये टी और आर का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, तो हम सी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन आर नॉट, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। तो लॉन आर की जगह लॉन आर नॉट होगा इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे टी है, टी की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, टी इंटू 0 प्लस सी, सी तो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, लॉन आर नॉट इक्वल टू ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, ये वाला टर्म, बाकी सी बचा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया सी इक्वल टू लॉन आर नॉट। जो सी इक्वल टू लॉन आर नॉट आ गया, ये सी का वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इस ये वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में था लॉन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो यहाँ पे है लॉन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी है, सी की जगह पे हम कितना लिखेंगे, लॉन आर नॉट, तो प्लस लिखेंगे लॉन आर नॉट।
तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको हम मेंशन करते हैं इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को लेके हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये मिडिल से भी आ जाता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला ग्राफ, सो ये जो इक्वेशन है ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा स्लोप है, स्लोप m इक्वल टू ये आ गया माइनस के आ गया, और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट c इक्वल टू आ गया ln r नॉट। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो ये डाउनवर्ड होगा। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हम ड्रॉ करें y इक्वल टू, y यहाँ पे है ln r, तो यहाँ पे ln r वर्सेस x, x यहाँ पे कितना है t। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है ये y इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू है ln r नॉट, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट था, और स्लोप इक्वल टू माइनस के। तो कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करके ये स्लोप के बारे में पूछ सकता है। सो अगर रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का दिया गया होगा वो k, और आपको बोला होगा ये ग्राफ ड्रॉ करो या फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो आप इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम जो ग्राफ देखेंगे, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम देखेंगे। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन देखेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 होता है। सो अगर देखेंगे ये रेट इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन। तो क्योंकि जो के है ये एक कांस्टेंट है, के ये तो एक रेट कांस्टेंट है, ये के को अगर हम रिमूव करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं, तब हम एक कांस्टेंट देते हैं। तो कांस्टेंट को जैसे हटा दिए तब ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म में आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रेट आया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इट्स लाइक y इक्वल टू, ये इक्वेशन को अगर देखेंगे y इक्वल टू है m इंटू एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ जो है इस तरह से होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर से हम और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे फिर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हम डिराइव किए, इस इक्वेशन 2 से हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, उसी को लेके फिर हम आगे जाएंगे। जो हमारा इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 था वहाँ पे ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के टी अगर राइट साइड, के टी अगर लेफ्ट साइड आ गया और ln r को राइट साइड में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ln r नॉट माइनस ln r। तो ये हो जाएगा ln r नॉट बाय r, क्योंकि ln जब माइनस होता है
तब ये डिवाइड हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, KT इक्वल टू ln R नॉट बाय R। तो ln को जब log में कन्वर्ट किया जाता है, एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। ln और log सेम नहीं होते हैं, क्योंकि ln में जो बेस e होता है, log में बेस 10 होता है। तो ln को जब log में कन्वर्ट किया जाता है, तब यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम इसको अगर, क्योंकि और हम जो भी कैलकुलेट करेंगे लॉग वाला में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें टेबल भी दिया गया होगा तो लॉग वाला टेबल दिया गया होगा। इसीलिए क्योंकि हम लॉग में सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो KT इक्वल टू हो जाएगा 2.303, ये हो गया लॉग R नॉट बाय R, और K इक्वल टू हो गया 2.303 बाय T इंटू लॉग R नॉट बाय R। ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम जगह पे हमारा यूज होगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत जगह पे यूज होगा। हम ये फॉर्मूला को लेके आगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट आपका नोट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अंदर से भी आ जाता है। तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पर जो आप इक्वेशन देखे, ये इक्वेशन यहाँ पे आप क्या देखे, KT इक्वल टू क्या है, ln R नॉट बाय R। ये वाला जो इक्वेशन है, तो KT इक्वल टू यहाँ पे है ln R नॉट बाय R। तो ये इक्वेशन को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो 1/a को मैं लिख सकता हूँ a की पावर -1, और अगर a/b है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b/a की पावर -1। -1 है मतलब ये पलट जाने से पावर सेम आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ln R नॉट बाय R है, इसको मैं कर रहा हूँ R/R नॉट करके इसका पावर -1 कर रहा हूँ। तब क्या होगा, ये जो -1 है पावर है वो पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ln R/R नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया, KT इक्वल टू आ गया माइनस ln R/R नॉट, और माइनस साइन अगर ये साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ln R/R नॉट इक्वल टू -KT। देखो ये एक बात है, अगर ln A इक्वल टू x है तो A इक्वल टू क्या होता है, ln जब ये राइट साइड में चला जाता है तो ये e की पावर बन जाता है, e की पावर x। ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ln A इक्वल टू x है, ln जब जाएगा राइट साइड में तो e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ R/R नॉट इक्वल टू ln अगर चला गया तो ये होगा e की पावर -KT। आगे अगर सॉल्व करेंगे, R इक्वल टू हो गया R नॉट तो e की पावर -KT। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है e की पावर -KT का जो ग्राफ है, इसका ग्राफ यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है, क्योंकि ये नेगेटिव है, e⁻t है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो इससे ये पता चलता है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है विथ टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे e⁻⁻kt है। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन। यहाँ पे R0 जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पहले भी लिख चुके हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी टाइम में जो कंसंट्रेशन है। ओके, तो हम आगे और सॉल्व करेंगे। सर्टेन केस में क्या होता है, तो ये जो हम इक्वेशन देखे थे यहाँ पे, ये इक्वेशन, तो उस इक्वेशन से हम और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ln r इक्वल टू क्या है, -kt प्लस ln r नॉट। यहाँ पे और एक देखेंगे, यहाँ पे जो था ln r इक्वल टू था -kt प्लस ln r नॉट। देखो, अगर तुम्हें अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर दिया है और टाइम दिया है, तो हम इजीली यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर रेट कांस्टेंट दिया है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है इनिशियल और फाइनल और कितना टाइम लगा, तो हम टाइम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर दो ठो टाइम दिया है और उस अलग अलग टाइम में अलग अलग कंसंट्रेशन दिया गया है, देन उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम का एक ही फैक्टर है, एक ही टी है। अगर हमें दो टाइम दिया है देन दो टाइम को हम ये फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकते। सो जब टाइम दो ठो दिया गया होगा और उस दो टाइम में अलग अलग जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दो ठो दिया गया होगा, उस टाइम में एक अलग फार्मूला आएगा जो कि यहाँ से डिराइव होगा, फिर हम उसको डिराइव करेंगे अभी। तो ये कब अप्लाई होगा? when two concentration R1 and R2 at time T1 and T2 respectively are given। उस कंडीशन में हम कैसे ये फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ln r इक्वल टू क्या है, तो -kt प्लस ln r नॉट। सो अब हमने ये देखे when r इक्वल टू r1 है, r1 जब है तब टाइम कितना है t1, तब टाइम इक्वल टू t1। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ln r1, इस सारा वैल्यू को हम पुट किए यहाँ पे, ये होगा ln r1 इक्वल टू -kt1 प्लस ln r नॉट। इसको हम इक्वेशन 1 मेंशन करते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू r2, जब r2 होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तब टाइम होता है t2, तब टाइम इक्वल टू t2। तो इसको अगर हम फिर से पुट करेंगे, उसी सेम इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा ln r2 इक्वल टू -kt2
प्लस लॉन आर नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। अब हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में लॉन R1 है, इसके लेफ्ट साइड में लॉन R2 है, तो लेफ्ट साइड में माइनस होंगे, तो ये हो गया लॉन R1 माइनस लॉन R2 इक्वल टू राइट साइड में इसका है माइनस के T1 प्लस लॉन R0 माइनस के T1 प्लस लॉन R0 माइनस इसका राइट साइड में है माइनस के T2 माइनस करेंगे तो माइनस के T2 प्लस लॉन R0। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस के टी प्लस लॉन R0, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस के T2 माइनस लॉन R0। तो ये जो लॉन R0 है ये लॉन R0 कैंसिल हो गया। T1 के अगर कॉमन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया लॉन R1 माइनस लॉन R2, क्योंकि ये फॉर्मूला है लॉन जब लॉन ए माइनस लॉन बी इक्वल टू क्या होता है लॉन ए बाय बी, ये उसका फॉर्मूला है लॉन का। तो यहाँ पे क्या हो गया ये लॉन R1 बाय R2 इक्वल टू हो गया K इंटू T2 माइनस T1, और जो K इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय T2 माइनस T1 इंटू लॉन R1 बाय R2। अगर दो अलग अलग टाइम दिया है और उस अलग अलग टाइम में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 R2 दिया गया है और रेट कांस्टेंट कितना है अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो आप ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट अभी हम देखेंगे। सो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में ना देके अगर गैसियस फेज में अगर रिएक्शन दिया गया है तो, और वहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन ना करके गैसियस फेज में क्या होता है पार्शियल प्रेशर यूज होता है, तो पार्शियल प्रेशर अगर मेंशन किया है देन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में प्रेशर को लेके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट टाइम और ये सारा डिटेल उसको हम देखेंगे अभी। तो ये कब आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर दिया गया होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, वहां पे क्या कंसंट्रेशन नहीं देके आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो अगर पार्शियल प्रेशर टर्म में है तब हम कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो सपोज लेट पी आई जो है द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पी आर जो है द फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो हम जो फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पे देखे थे K इक्वल टू क्या है 2.303 log R0 बाय R। तो यहाँ पे जो हम पढ़े थे K इक्वल टू क्या था वहाँ पे
2.303 बाय टी log R नॉट बाय R था। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कंसेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस हुआ है, तो कंसेंट्रेशन वाला टर्म को हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर वाला टर्म दे देंगे। तो K इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 बाय टी log R नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है PI बाय R, तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनल प्रेशर कितना है रिएक्टेंट का PR। तो ये हमारा इक्वेशन है। जब प्रेशर दिया गया होगा तो आपको ध्यान रखना है जो PR है तो फाइनल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है। देखो बहुत सारा इक्वेशन में और बहुत सारा जो क्वेश्चंस रहता है उसमें ये फाइनल प्रेशर नहीं दिया गया होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वहां पे दिया गया होगा आपको टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया गया है, लेकिन टोटल प्रेशर हमारा यूज में नहीं आएगा। हमारा यूज में क्या आएगा, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। तो अगर टोटल प्रेशर दिया गया होगा तो हमें फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं उसके लिए। तो आपका जो एग्जांपल है इसके लिए आप इसका एग्जांपल 4.5 देख सकते हैं, आपके बुक में है। और कैसे उसको डिराइव करते हैं टोटल प्रेशर से फाइनल प्रेशर कैसे लाते हैं, हम एक यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे। A गिव्स राइज टू B प्लस C, एक रिएक्शन है, A क्या बना है B और C बना है। सपोज PI जो है वही इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और जो PR है द फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है PT इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो क्वेश्चंस में हमेशा क्या दिया गया होगा, आपको इनिशियल प्रेशर दिया जाता है और फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर दिया गया होगा। तो लेकिन आपको क्या फाइनल टोटल प्रेशर बोला होगा, लेकिन आपको फाइनल टोटल प्रेशर नहीं देखना है, आपको फाइनल प्रेशर ऑफ खाली रिएक्टेंट देखना है। तो इसको कैसे निकालना है, अब आप देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे A क्या बना है B प्लस C बना है, तो सब गैस फेज में है। तो यहाँ पे सपोज जब T इक्वल टू 0 था तब हमें इसका इनिशियल प्रेशर PI दिया गया था, तब तो खाली रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट नहीं थे। तो जो रिएक्टेंट के लिए जो प्रेशर था PI ATM, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इनिशियल प्रेशर कितना है PI है। तो अब ये जो है इनिशियल प्रेशर जो है PI, उस टाइम में क्योंकि प्रोडक्ट कोई नहीं थे इसलिए प्रोडक्ट के लिए प्रेशर कितना होगा 0 ATM, इसके लिए भी प्रेशर कितना होगा 0 ATM। तो जब टाइम इक्वल टू टी, जब टाइम इक्वल टू टी हो जाता है, देन सपोज क्योंकि कुछ रिएक्टेंट क्या डिकम्पोज हो जाएंगे और इसका प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट के लिए प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो सपोज इसका जो डिकम्पोज होने के बाद अब इसका प्रेशर हो गया PI माइनस एक्स, जो एक्स जो है जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज किया उसके लिए जितना प्रेशर कम हुआ इतना, और जितना यहाँ पे प्रेशर कम हुआ उतना ही यहाँ पे बना, तो उसके लिए भी उतना ही प्रेशर आएगा, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे मैं खाली x क्यों लिखा, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। अगर कहाँ पे 2 अगर होगा, ये 2b प्लस 3c होता, तो यहाँ पे आपको 2x प्लस 3x लिखना है। तो वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रेशर भी अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है इसीलिए मैं 1 1 लिखा।
अगर 2 3 होगा तो आपको भी 2 3 यहाँ पे लिखना है। तो अब जो है आपको क्या दिया गया होगा, हमेशा टोटल प्रेशर दिया गया होगा। तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी ये आपको गिवन होगा, पीटी आपको दिया गया होगा। तो टोटल प्रेशर हम अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें कितना दिख रहा है, टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट तो हो गया पी आई माइनस एक्स प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कितना, ये एक्स प्लस ये एक्स, तो एक्स प्लस एक्स। तो ये तो एक एक्स, ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया पी आई प्लस एक्स आ गया। सो जो पी आई प्लस एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पी आई उधर उस साइड में चला जाएगा, पी टी माइनस पी आई। तो आपको टोटल फाइनल प्रेशर तो दिया गया होगा और इनिशियल प्रेशर भी दिया गया होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर ऑफ ओनली रिएक्टेंट निकालना है। पूरा फाइनली जो टोटल प्रेशर है उसको नहीं निकालना है। तो खाली टोटल प्रेशर आपको रिएक्टेंट चाहिए, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, द फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि पी आई आपको दिया गया है, पी आर आपको निकालना है। तो फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे, पी आर इक्वल टू कितना है, पी आई माइनस एक्स, इतना ही है, क्योंकि डिकम्पोज होने का जितना बचा उसका फाइनल प्रेशर मतलब पी आर इक्वल टू क्या है, पी आई माइनस एक्स। तो अगर हम फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी आर इक्वल टू क्या है, पी आई माइनस एक्स। तो पी आई तो दिया गया होगा और एक्स का वैल्यू आप कहाँ से लेंगे, यहाँ से जो आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किए, एक्स इक्वल टू क्या है, पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई। देखो ये एक्स का वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग आएगा। ये एक मैं जनरल मेथड बताया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है बोल के। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस अगर जाएगा तो पी आई माइनस पी टी, ये प्लस पी आई हो जाएगा। तो ये हो गया पी आर इक्वल टू पी आई माइनस पी टी। तो आपको पी आई स्टार्टिंग में दिया गया होगा, पी आर अभी निकाल दिए, इसको अगर आप ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है और सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला दिया गया है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर पार्शियल प्रेशर वाला टर्म में दिया गया होगा तो ये इक्वेशन अप्लाई करना है, और अगर अलग अलग टाइम और अलग अलग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा तब ये इक्वेशन यूज करना है, नहीं तो हमेशा आपका ये वाला इक्वेशन यूज में आएगा। तो इतना करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ असाइनमेंट करना है। तो आपको देखना है अभी जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का आपको देखना है 4.5, 4.6, 4.8 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का आपको देखना है 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21 और 4.24, इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।